हेलो एवरीवन, दिस इज सी ए श्रीजय एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द कॉमर्स बेंच। तो आज से हम लोग एक बहुत मजेदार सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जहां पर मैं आपको ऑलमोस्ट रोज लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगी ऑन क्लास 11th अकाउंटेंसी। हम सारे के सारे चैप्टर्स कवर करेंगे एंड टॉपिक वाइज सब कुछ कवर करेंगे। आप मेरे साथ साथ पढ़ोगे एंड अपने नोट्स भी बनाते रहोगे। मैं जो क्लास में नोट्स बनाऊंगी वो मैं आपको जरूर प्रोवाइड करूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे एंड आई गिव यू ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। एंड मैं ये बता दूं आपको कि मैं आपको सिर्फ ऐसे ही पढ़ाने नहीं आई हूँ। मैं आपको बताती रहूंगी टाइम टू टाइम कि क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्या चीजें आप सिर्फ फंडामेंटली एग्जाम में समझ कर जा सकते हो तो भी आपका काम हो जाएगा। ये सब चीजें भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एवरीथिंग। ठीक है, तो हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से, विच इज अ थ्योरी चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। This you can expect for 3 to 4 marks in your exam। एमसीक्यू भी आ सकता है यहाँ से, इफ नॉट एमसीक्यू तो शॉर्ट आंसर्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ से एक शॉर्ट आंसर कोई भी आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, कोई भी चीज अगर आपको समझनी है तो आपको एक लैंग्वेज आनी चाहिए। मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको समझाने की कोशिश करेंगी ये चैप्टर अगर, तो हिंदी में समझा रही हूँ। आई कैन ऑल्सो एक्सप्लेन दिस टू यू इन इंग्लिश। तो मुझे दो लैंग्वेजेस आती है। बिजनेस को क्या आता है, बिजनेस को एक ही लैंग्वेज आती है विच इज अकाउंटिंग। उसी को अकाउंटेंसी कहते हैं। ये एक भाषा है जिसमें बिजनेस आपसे बात करता है। सिंपल अभी तक। अब यहाँ पर हम इसका और गहरा मीनिंग समझते हैं, क्योंकि आप प्यारे प्यारे नए नए बच्चे आए हो अकाउंटेंसी में, कॉमर्स में, तो आपको इसका मतलब तो पता होना चाहिए। तो ये एक आर्ट है। आर्ट जब हम बोलते हैं तो आर्ट का मतलब क्या है कि वो नहीं कि जो साइंस नहीं है। ऑब्वियसली आर्ट का मतलब है यहाँ पर कि हम किसी स्ट्रेट लाइन पर नहीं चलने वाले हैं। ऑब्वियसली वी हैव रूल्स रेगुलेशंस एंड प्रिंसिपल्स इन अकाउंटेंसी एज वेल, लेकिन हमें यहाँ पर अपना दिमाग भी लगाना है, उसके अलावा क्रिटिकल थिंकिंग करते हुए चलना है, जजमेंट्स भी देने हैं अपने, एंड उस हिसाब से हमें इसमें जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना है। तो इट इज एन आर्ट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ फिक्स रूल्स हैं वो ही फॉलो करते चलो, इसलिए आर्ट बोला है। आगे के जो शब्द हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, ये आपको पता है बेहतर समझ में आएंगे जब हम अपना टॉपिक नंबर 2 कवर कर लेंगे, विच इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंटिंग प्रोसेस। तो अब मेरे साथ पहले टॉपिक 2 कवर करो, फिर आपको ऑटोमेटिकली ये वाला फर्स्ट वाला जो मीनिंग है वो समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ पर अभी वापस आते हैं। पहले कवर करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है, मतलब अकाउंटिंग में हम करते क्या है एग्जैक्टली। व्हाट इज द अकाउंटिंग प्रोसेस, ये आपका 3 मार्क में आ सकता है कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होती है, पूछ सकते हैं आपसे। तो आप वन वन लाइन में सारे स्टेप्स को लिख कर आना। प्रोसेस है तो ऑब्वियसली स्टेप्स होंगे, इसमें 7 स्टेप्स हैं, मैं अभी इसे आपको बता रही हूँ। एंड इसको आप वन वन लाइन में लिख कर आ जाओगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छा, अब बात करते हैं आखिर अकाउंटेंसी की प्रोसेस जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है कि बिकॉज जब भी कोई इंसान आता है अपना पैसा लगाता है एक बिजनेस में, कोई बिजनेस अगर मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो मेरा मोटिव क्या होगा कि 1 साल बाद अगर मैं देखूं जाकर तो अगर मैंने 100 रुपए लगाए थे तो वो 110 बन गए, यानी कि 10 रुपए का तो प्रॉफिट मुझे मिला ही हो उस 100 रुपए पे। है ना, हर कोई इसी विजन से एक बिजनेस स्टार्ट करता है कि वो प्रॉफिटेबल बन जाए। ठीक, तो अब प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ, वो सब कुछ हमें अकाउंटिंग प्रोसेस पूरी लगाने के बाद ही पता चलता है। तो आपको एक ऊपर से ओवरव्यू समझ में आया कि अकाउंटिंग प्रोसेस करने की जरूरत क्या है। अब उसके स्टेप समझते हुए चलते हैं। चलो, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 पे आ जाओ। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। बताती हूँ क्या है ये। सबसे पहले ये बताओ आप मुझे, एक बिजनेस में, कमेंट करके बताओ, एक बिजनेस में कितने तरीके की चीजें हो सकती हैं रोजमर्रा की लाइफ में, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। भाई हो सकता है कि बिजनेस में कोई बंदा कोई चीजें परचेज करके लाया हो, कुछ रॉ मटेरियल। मान लो अगर मैं पेन सेल करती हूँ तो पेन बनाने के लिए मुझे कुछ प्लास्टिक की जरूरत पड़ेगी, है ना, कुछ इंक वगैरह मैन्युफैक्चर करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, रॉ मटेरियल की। तो वो सब मैं बाजार से लेकर आऊंगी, तो मैं परचेज करती हूँ चीजें। फिर मैं प्रोडक्शन करती हूँ उसमें, और उसको बाद में सेल करूंगी पेन को। तो पेन में सेल सेल भी होगी मेरे बिजनेस में। फिर हो सकता है कि मैं अपने बिजनेस में कुछ मैंने नई बिल्डिंग खरीदी। ठीक है, एक नया ऑफिस एस्टेब्लिश करना चाहती हूँ तो बिल्डिंग खरीद ली मैंने। और क्या हो सकता है, मान लो मैं अपने जो मेरे पास में लोग काम करते हैं उनको सैलरी भी प्रोवाइड करती हूँ, है ना, या जो वर्कर्स हैं उनको वेजेस प्रोवाइड करती हूँ। जो लेबर है जो फैक्ट्री में काम करते हैं ना, उन लोगों को वेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं। और जो ऑफिस में बैठ के काम करते हैं उनको सैलरी प्रोवाइड करी जाती है। समझ आई बात। सैलरी प्रोवाइड करूंगी, बिल्स पे करने पड़ते हैं मुझे, इंटरनेट के, टेलीफोन के, अपने बिजनेस के, वो सब पे करना पड़ता है मुझे। समझ आ रही होगी बात कि बहुत सारी तरीके चीजें रोजमर्रा में होती रहती हैं। अब मान लो एक दिन ऐसे ही क्या हुआ
आग लग जाती है गोडाउन में। गोडाउन में मेरे सामान रखा हुआ था एंड अचानक से आग लग जाती है। ठीक है? अब उसके बाद मुझे पता चलता है कि मेरा कुछ 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया। ठीक है? ये हो गया मेरा नुकसान। ऐसा समझ लो। बाय फायर ये डिस्ट्रक्शन हो गया। मेरा जो गुड्स रखा था वहां पे, जो सामान रखा था ना 2 लाख का था, वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। मुझे ये पता चला। अब ये सारी चीजें बिजनेस में हो रही है। ठीक है? दिस इज एन अनयूजुअल इवेंट। जनरली नहीं होता, बस अभी मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ इसलिए एग्जाम्पल दिया है। ठीक है? अब समझो आप, इतने सारे ट्रांजैक्शन रोज होते हैं, एक ही परचेज तो आप नहीं कर रहे। आप हो सकता है हजारों लोगों से परचेज कर रहे हो चीजें एंड रोज रोज में कर रहे हो। क्या आप ये चीजें याद रख सकते हो क्या? नहीं रख सकते। इसीलिए हमें चीजों को ना बिजनेस में रिकॉर्ड करना पड़ता है, यानी कि लिखित में लेना पड़ता है। आपको आपके टीचर रोज आकर पढ़ाते हैं, तो आप क्या हर चीज याद रख लेते हो क्या? नहीं, आप उसकी नोटबुक बनाते हो। वैसे ही बिजनेस भी अपनी नोटबुक बनाता है। ठीक है? इतनी चीजें हो रही है तो याद रखने के लिए। ओके। उसका पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन, कि आखिर इतनी सारी चीजें हो तो रही हैं, इनमें से मैं आखिर लिखूं किसको किसको। आप हर चीज लिखते हो क्या? जो नोटबुक में जो आपकी टीचर समझाती है वो हर चीज तो नहीं लिखते। आप डिसाइड करते हो, आइडेंटिफाई करते हो मैं क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं। ठीक? तो अब ये हम लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, बट ये हम नहीं लिखेंगे। बताती हूँ क्यों। हम ना सिर्फ वो ही चीजें आइडेंटिफाई करके रिकॉर्ड करते हैं एक बिजनेस में, दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक? जिन चीजों को मैं इन टर्म्स ऑफ मनी नाप सकती हूँ, उन्हीं चीजों को मैं अपने बुक्स में लिखूंगी। अगर मैंने कुछ परचेज किया है तो पैसे दिए होंगे, वो मैं लिखूंगी। सेल किया है तो पैसे मुझे मिले होंगे। बिल्डिंग खरीदी है, पैसे दिए होंगे। सैलरी दी होगी, बिल्स पे करे होंगे। ये सबको मैं पैसों में नाप सकती हूँ। लेकिन अगर आग लग जाती है तो उसे मैं पैसों में नहीं नाप सकती। आग लग चुकी है। नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ? नेक्स्ट स्टेप में मैंने जाकर पता लगाया कि 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ। ये मैं पैसे में नाप सकती हूँ, तो इसे मैं रिकॉर्ड करूंगी। बट फायर विल नॉट बी रिकॉर्डेड। फायर इज व्हाट हियर? फायर इज एन इवेंट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स में ये बाकी के सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, यानी जिन्हें आप पैसों में नाप सकते हो। और इवेंट क्या है? कोई भी चीज जो घटना हो गई। ठीक है? कोई भी घटना हो गई, तो वो हो गया मेरा इवेंट। समझ आई होगी बात? तो ये भी पढ़ के देखो, आपको समझ आ जाएगा। आइडेंटिफाई करने का मतलब है पहचान करना कि कौन से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा, किसको किया जाएगा, दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। इजी टेल है। और क्या करते हैं, अगर मैं इसका कंक्लूजन लिखना चाहूँ तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि इट शुड बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। आपको क्या करना है, या बल्कि ऐसे लिखता है, आपको ना सिर्फ दो चीजें देखनी है। जस्ट सी टू थिंग्स। इफ यू वांट टू आइडेंटिफाई कि मैं क्या अपने बिजनेस में लिखूं और क्या नहीं, तो जस्ट सी टू थिंग्स। पहला है, इट शुड बी मेजरेबल। फर्स्ट वन इज, इट शुड बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। एंड सेकेंड है कि इट शुड बी अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये तो कुछ नया आ गया, ये क्या है भाई? मैं बताती हूँ आपको। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं यहाँ पे, कि मैंने मान लो कि भाई बिजनेस का जो ओनर है ना, उसके बच्चे की फीस पे करी, चाइल्ड्स फी पेड। अब देखो, ऑल दो दिस इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, बट इज दिस सम बिजनेस ट्रांजैक्शन? क्या बिजनेस का इससे कोई लेना देना है क्या? ये तो इसने अपने बच्चे की फी पे करी है, ये एक पर्सनल ट्रांजैक्शन हो गया। इसीलिए इसको मैं बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करूंगी। तो आपको दो चीजें देखनी है मेनली। इट शुड बी मेजरेबल इन मनी टर्म्स, एंड सेकेंड की वो बिजनेस ट्रांजैक्शन होना चाहिए। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लो। अगर आई एम द ओनर ऑफ अ बिजनेस एंड मैंने अपने घर का होम इलेक्ट्रिसिटी हाउस इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया मैंने। अब आप बताओ, क्या ये मैं आइडेंटिफाई करके मैं क्या रिकॉर्ड करूंगी इसको अपने बिजनेस में? बिल्कुल भी नहीं। ये दोनों के दोनों नहीं रिकॉर्ड होने वाले हैं। ठीक है? बिकॉज ये होम का है और ये अपने बच्चे की फी है। ये दोनों क्या है? पर्सनल ट्रांजैक्शंस। अच्छा, ये तो मेरा एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल अगर देखो, कि मैंने ऑफिस का, जो मेरा बिजनेस का ऑफिस है, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर पे किया, तो बिल पेड, तो क्या होगा? तो इसको मैं रिकॉर्ड करूंगी अपने बिजनेस में। आई होप ये तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैंने ये बनाया था ताकि आपको समझा सकूं। अगर हम इवेंट और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को एक बार फिर से देखेंगे, तो हम ये कह सकते हैं एवरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इज एन इवेंट। क्योंकि अगर हम देखें ना, तो इवेंट क्या होता है? कोई भी घटना,
जो घटित हो गई, जैसे फायर वो घटित हो गया, लेकिन क्या सैलरी देना, बिल देना ये सब घटना नहीं है, ये भी तो घटना है ना, घटित तो हो रहा है। तो इवेंट तो ये सब है, बट इनमें से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कौन सा है? सिर्फ सैलरी देना, बिल देना या फिर सेल परचेज करना। आग लगना इज नॉट अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो ये जो है ये फाइनेंशियल भी हो सकता है या फिर नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है, बट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो एज द नेम सेज हमेशा इन टर्म्स ऑफ मनी आप नाप सकोगे। इट इज ऑलवेज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। समझ आया? तो इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो फायर, है ना, और बाकी इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको ऑलरेडी ऊपर दे चुकी हूँ। चलो, समझ आ गई होगी ये पूरी पूरी बात। अब सेकंड स्टेप पे आते हैं हम लोग। हमने फर्स्ट स्टेप क्या समझा था? आइडेंटिफिकेशन करना कि कौन से ट्रांजेक्शन को लिखना है एंड उसका क्या क्राइटेरिया था कि इट शुड बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। सेकंड वाला पॉइंट क्या होना चाहिए? अब जब मेजरेबल है तो मेजर कर लो, सिंपली लिख लो मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो आप एग्जाम्पल में लिख लो कि अगर सैलरी आपने पे करी है, इफ सैलरी पेड, तो देख लो हाउ मच, कितनी सैलरी पे करी है, बस इतना देख लो। ओके, अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे विच इज रिकॉर्डिंग। तो यहाँ के लिए ही हमने पहले दोनों स्टेप्स किए थे, आइडेंटिफाई और मेजर किया था। अब टाइम आ चुका है कि हम चीजों को अपनी बुक्स में लिख लें। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि बिजनेस जो है अपनी सारी चीजों को लिखता है। क्यों? क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं जो अपनी एक डायरी बनाते हैं, उसमें रोज लिखते हैं हाँ आज मैं कॉलेज गई, आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ, मैंने इससे बात करी, मुझे अच्छा लगा, ये वो चीजें लिखते हैं अपनी जर्नल में। उसी तरीके से बिजनेस भी अपनी जर्नल बनाता है। तो जो बुक, जिस बुक में बिजनेस लिखता है ना सब चीजें कि आज ऐसा हुआ, आज ये ट्रांजैक्शन हुआ, उसको हम जर्नल बोलते हैं। समझ आई बात? ठीक है, तो जिस आप इसका एग्जांपल यही ले सकते हो कि जर्नलिंग इन अ डायरी। जैसे आप एक डायरी में जर्नलिंग करते हो अपने डेली इवेंट्स की, वैसे ही बिजनेस क्या करता है? जर्नल में अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शन लिखता है रोजमर्रा के। ठीक, चलो ये भी बहुत इजी था। अब भाई हमने रिकॉर्ड तो कर लिया, एक बुक बनाई थी and उसमें सारे ट्रांजैक्शन जितने भी हो रहे थे बिजनेस में वो सब रिकॉर्ड कर लिए। लेकिन जरा ये सोचो, अगर मुझे कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन किसी दिन का देखना है, अब उस मोटी सी किताब में मेरे लिए कितना मुश्किल हो जाएगा, मुझे उसे ढूंढना पड़ेगा, कितना मुश्किल होगा ये काम। इसीलिए हम फोर्थ स्टेप में चीजों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से? फोर्थ स्टेप को हम क्लासिफाइंग बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, ग्रुप कर लेते हैं सिमिलर नेचर ट्रांजैक्शन एट वन प्लेस। इसको देखो, मैंने यहाँ पे जो चीजें लिखी है ना ये सब फ्लो चार्ट फॉर्म में है। आप इसको पैराग्राफ फॉर्म में अपने एग्जाम में लिख के आओगे, बाकी ये नोट्स आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं रिवीजन पर्पस के लिए। ठीक, बस इतना ध्यान रखना, इसी चीज को आपको पैरा फॉर्म में लिख के आना है एग्जाम में। ऐसा ये सब एरो पैरो बनाकर मत आना वहां पे, ठीक है? तो समझते हैं। अब देखो, जैसे मैंने आपको बोला एक मोटी सी नोटबुक जो हमने यहाँ पे तैयार की थी उसे हम जर्नल बोल रहे थे, लेकिन मुझे काम आसान करना है। स्कूल में क्या करते हो, इमेजिन करो आप एक ही मोटी सी नोटबुक में सारे सब्जेक्ट्स का काम कर लो, कितना मुश्किल होगा किसी पर्टिकुलर दिन के पर्टिकुलर सब्जेक्ट का काम देखना आपके लिए। तो अब क्या करते हो, इसीलिए आप हर सब्जेक्ट की अलग अलग नोटबुक बनाते हो। ठीक है, बायोलॉजी की अलग नोटबुक आप बनाते थे, अब तो आप उन गलियों से निकल आए हैं। हिंदी की अलग नोटबुक बनाते थे, हिंदी या इंग्लिश वट, सबकी अलग अलग नोटबुक्स आप बनाते थे। अच्छा, तो इसका पर्पस क्या था कि बायो का पूरा काम एक में रहे, हिंदी का पूरा काम एक में रहे। उसी तरीके से हम जर्नल में से एक तरीके के जो ट्रांजैक्शन होंगे ना उन सबको एक जगह कर लेते हैं। सपोज करो कि मैंने अ, इतने दिनों में, मान लो 1 महीने में मैंने कोई एक लड़की थी मीना, ठीक है? मैंने उससे खूब सारी सामान परचेज़ किए हुए हैं अलग-अलग दिनों पे। अब मैं क्या करूँगी ना, मीना के नाम का एक अलग अकाउंट बना लूँगी, इंडिविजुअल अकाउंट हेड्स। है ना? यानी कि मीना से रिलेटेड सारे के सारे ट्रांजैक्शंस मुझे उस इंडिविजुअल अकाउंट हेड में मिल जाएंगे। अब ये मेरे लिए आसान हो गया कि मुझे ये पोथी, बड़ी सी मोटी सी पोथी में से ढूंढना नहीं पड़ेगा कि मीना से रिलेटेड क्या क्या ट्रांजैक्शन है। मुझे एक ही जगह मीना का अकाउंट देखकर, इसको हम ऐसे लिखते हैं मीनाज अकाउंट। ठीक, यही देखकर, ये एक ऐसे टाइप का अकाउंट होता है। ठीक है, ये भी आप आगे पढ़ोगे, बहुत ही
ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में इसको बनाया जाता है। इसको देखकर मुझे पता चल जाएगा किस दिन मैंने मीना से कोई सामान खरीदा, किस दिन मैंने मीना से कोई सामान किस दिन मतलब उसको पेमेंट किया, उसने मुझे कोई डिस्काउंट दिया तो वो सब पता चल जाएगा आसानी से। ठीक? इसीलिए यहाँ पे आप ऐसे एग्जाम्पल लिख लो अपने पास कि जैसे डिफरेंट नोटबुक्स आप बनाते हो ना डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए, किस लिए? ताकि आपके लिए चीजें जो हैं वो ईज़ी हो जाए। उसी तरीके से हम लोग डिफरेंट अकाउंट हेड्स बनाते हैं। अब इसमें और घुसने की ज़रूरत नहीं है। जब इसका पूरा अलग से एक चैप्टर आएगा तब आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी बस इतना जान लो कि हम एक तरीके की चीज़ों को एक तरफ रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसे मीना की तरह ही मान लो एक बंदा है राहुल, उसका अलग एक अकाउंट बन जाएगा। मैंने कितनी सेल करी लोगों को उसका एक अलग से पूरा अकाउंट बन जाएगा। मैं ये देख पाऊँगी मैंने किस-किस दिन पर सेल करी है, कितने-कितने की करी है, एक ही जगह पता चल जाएगा। समझ आ रही है बात? ओके। अब आ जाते हैं हम लोग फिफ्थ स्टेप पे विच इज समराइजिंग। समराइजिंग क्या बोलता है? यहाँ पर हम लोग ना एग्जाम्पल लेकर ही सीधा सीधा समझते हैं कि मान लो आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो। ठीक? आप रेस्टोरेंट गए और आपने कुछ खाना ऑर्डर किया। आपने फूड ऑर्डर किया और आपके सामने जो शेफ है ना वो फूड तो लेकर आए ही, खाना तो लेकर आए ही, साथ में आपको वो रेसिपी बताने लगा पूरी की पूरी कि भाई हमने इसमें प्याज डाला, हमने इसमें टमाटर डाला, ये वो। अब ये बताओ आप मुझे, क्या आप वहाँ पे रेसिपी जानने आए थे? क्या आपको रेसिपी से कोई मतलब है वहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं। आप क्या करने आए थे? सिंपली खाना खाने आए थे, एक एक्सपीरियंस लेने आए थे और आप चले जाओगे। रेसिपी से आपको कोई लेना देना नहीं है। तो आपको सिंपली खाना चाहिए परोसा हुआ। ठीक है? अब देखो मैं बताती हूँ मैंने आपको ये क्यों बताया एग्जाम्पल। कुछ यूजर्स होते हैं बिजनेस में जिनको जरूरी होता है ये जानना कि आखिर मेरे बिजनेस ने कैसा परफॉर्म किया। कौन हो सकते हैं वो लोग? सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले तो ओनर ही होगा बिजनेस का। यानी कि जिसने बिजनेस स्टार्ट किया, क्या उसको अधिकार नहीं है ये जानने का कि आखिर उसके बिजनेस ने परफॉर्म कैसा किया, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? तो उसको चाहिए ये जानना है उसे कि कैसा काम हुआ आखिर पूरे साल। फिर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कौन होता है? बेसिकली जो पूरे साल बैठकर कंपनी में काम करता है, डिसीजंस लेता है, हमें ऐसे करना चाहिए, ये प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, इस दिन करना चाहिए, ऐसे मार्केटिंग करो, इस टाइप के डिसीजंस लेकर काम करता है पूरे साल। उसको भी जानना जरूरी है आखिर हमारी कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया, हमें क्या अलग डिसीजंस लेने की जरूरत है, कुछ गलती करी तो उसको कैसे सुधारे, ये सब। फिर जनरल पब्लिक। तो पब्लिक को क्यों जानना ज़रूरी है? भई अगर कोई भी कंपनी है, मान लीजिए रिलायंस है, हमें पता है कि रिलायंस बहुत ज़्यादा पैसे कमाती है, बहुत अच्छी प्रॉफिट्स कमाती है हर साल, ठीक है? तो मुझे ये भी ज़रूरी है जानना कि अगर रिलायंस ने कुछ रिसोर्सेज़ लिए हैं ना भई, पूरी सोसाइटी से कुछ रिसोर्सेज़ लेकर वो इतना पैसा आप कमा रहे हैं, तो वो उन्होंने सोसाइटी को रिटर्न क्या किया? क्या कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया? उनका क्या कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द सोसाइटी? ये जानना पब्लिक के लिए इम्पोर्टेंट है। ऑल्सो कई बार पब्लिक ने अपना पैसा कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा होता है स्टॉक मार्केट के थ्रू या फिर आईपीओज वगैरह के थ्रू। तो उनका पैसा कंपनी में लगा है तो दे स्टिल वांट टू नो कि कंपनी कैसा परफॉर्म करे, क्या मुझे अपना पैसा निकाल लेना चाहिए या पड़ा रहने देना चाहिए। ये सब डिसीजंस लेने के लिए अगर आपको स्टॉक मार्केट और ये सब नहीं समझ आ रहा है, परेशान मत होइए। बस इतना समझ लो कि कई बार कंपनीज में जनरल पब्लिक, आपके हमारे जैसे लोग पैसे लगाते हैं। ठीक है? तो उन्हें भी जानना ज़रूरी है उनके पैसे का क्या हो रहा है। फिर अगर आप देखो तो सरकार को भी ये जानना ज़रूरी है कि हमने कैसा परफ़ॉर्म किया। क्यों? क्योंकि सरकार को हमसे उसी पैसे पर टैक्स लेना होता है। तो दे वांट टू नो कि आखिर मैंने कितना प्रॉफ़िट कमाया, क्या हुआ मेरी कंपनी का। ऐसे ही और 2-3 लोग होते हैं बट मेनली इम्पोर्टेंट यही है। बैंक्स वगैरह भी हो सकते हैं। ठीक है? बैंक्स का नाम भी लिख देती हूँ क्योंकि बैंक वगैरह से ना कंपनीज़ लोन्स लेती हैं। तो अब लोन लिया है तो बैंक को ये जानना ज़रूरी है भई आपकी कंपनी कैसा परफ़ॉर्म कर रही है? क्या मेरे को मेरा पैसा जो लोन के तौर पर आपने लिया है वापस कर पाओगे आप? है ना? इसलिए। अब इन लोगों को ज़रूरी है ये जानना। लेकिन आप ये बताओ जो हम लोग फर्स्ट स्टेप से करते हुए चले आ रहे थे, पहले आइडेंटिफ़ाई करना, फिर मेज़र करना, रिकॉर्ड करना, क्लासिफ़ाई करना, ये जानना इनको ज़रूरी है क्या? इनको खाली परोसी हुई इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये बता दो भैया प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ कि किस फाइनेंशियल पोज़ीशन पे आपकी कंपनी खड़ी है इस वक़्त, वो जानना है। परोसी हुई इन्फॉर्मेशन दे दो बस। मेरे को रेसिपी मत बताओ, बैक स्टोरी कैसे बनाया, क्या किया। समझ आई बात? इसीलिए इनको हमें प्रेज़ेंट करना पड़ता है डेटा इन एन अंडरस्टैंडेबल एंड यूज़फुल फॉर्म। सो हियर दिस इज़ योर की वर्ड, ठीक है? अंडरस्टैंडेबल एंड यूज़फुल फॉर्म। ये शब्द अगर आप एग्जाम में लिख के आओगे ना, एग्जामिनर आपको खुशी-खुशी मार्क्स दे देगा। ठीक है?
तो आपको सारे स्टेप्स राइट वे में लिख के आना है एंड कुछ-कुछ कीवर्ड्स कोट करने हैं। ये सारे घरेलू एग्ज़ाम्पल्स मत देकर आ जाना, ठीक है? रेस्टोरेंट में खाना खाना और ये सब मैंने ये मोटी-सी नोटबुक और ये सारे ये चीज़ें आपको नहीं लिख के आनी एग्ज़ाम में। ये मैंने आपको सिर्फ़ समझाने के लिए लिखी हैं चीज़ें, ठीक है? एक बार अपनी बुक भी रीड करना है इसके बाद एंड आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा सब कुछ। चलो, तो हमें समराइज़्ड वे में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है, समराइज़ करनी पड़ती है। किनके लिए? यूज़र्स के लिए। यूज़र्स भी आपका कीवर्ड है। फाइन। अच्छा, अब सिक्स स्टेप पे क्या होता है ना, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। क्या होता है, हम लोग बैठ के देखते हैं, अच्छा हम लोग ने इस साल कैसा परफॉर्म किया, पिछले साल कैसा परफॉर्म किया था, मेरे साथ में जो बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं इंडस्ट्री में उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है, मेरा उनके साथ में कंपैरिजन करना कि मेरा बिजनेस में क्या गलतियां हुई, क्या नहीं करना चाहिए था, ये सब बैठ के देखना इस एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। कि जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हुई है उसको बैठकर एनालाइज करना, कहाँ गलतियां हुई, कहाँ हमारी काम में अच्छाइयाँ थी, ये सब। इसको कैसे किया जाता है? यू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप्स बिटवीन आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। भैया ये किस चिड़िया का नाम है? अब जो हमने फिफ्थ स्टेप में पढ़ा था ना, समराइज करना, समराइज करते वक्त हम यही दोनों अकाउंट्स बनाते हैं, सॉरी दोनों चीजें बनाते हैं। एक बनाते हैं पीएल अकाउंट और एक बनाते हैं बैलेंस शीट। इसी से समराइज्ड वे में चीजें निकल कर आ जाती हैं, इन दोनों चीजों में। तो इनमें कई सारे आइटम्स होते हैं, इनके बीच में हम एस्टैब्लिश करते हैं कुछ रिलेशनशिप, कुछ चीजें इनके अंदर होती हैं, आइटम्स होते हैं कुछ, उनको एनालाइज कर करके हम ये पता लगाते हैं कि हमने कैसा परफॉर्म किया एक्चुअली। ठीक है, अभी के लिए बस इतना समझो एंड फाइनल स्टेप पे आ जाते हैं, कम्युनिकेशन। भाई यूजर्स की बात तो मैंने आपको बता दी थी कि कौन कौन है जो लोग हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के इंतजार में बैठे रहते हैं। हमें अब उन्हें कम्युनिकेट कर देनी है चीजें ताकि वो फाइनली अप्रोप्रिएट डिसीजन ले पाए इस बेसिस पे कि आखिर मेरी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी थी। ठीक है, बस यहीं तक था हमारा कि सरकार हमसे टैक्स ले पाए और पब्लिक जो है वो ये पता लगा पाए मेरा कंट्रीब्यूशन कितना था सोसाइटी में आखिर, है ना? और ओनर्स को पता चल पाए कि उसके पैसे का क्या हुआ, इसलिए कम्युनिकेशन करना जरूरी है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग कर रहे थे भाई, हमारे पास 7 स्टेप्स थे, उसको याद करने के लिए हमारे पास एक निमोनिक होना चाहिए। ठीक है, तो वो मैं आपको बहुत मजेदार सी एक स्टोरी से निमोनिक समझा दूंगी अभी। उससे पहले जरा एक बार मीनिंग पर आ जाओ। वापस से मैंने कहा था मीनिंग पे वापस आएंगे। तो ये एक आर्ट है ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स इन टर्म्स ऑफ मनी। अब शायद थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा हो कि इसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं, यानी बिजनेस में जितनी चीजें हुई रिकॉर्ड करी, क्लासिफाई करते हैं, एक तरीके चीजों को एक साथ में लिखते हैं, समराइज करते हैं यानी कि जो यूजर्स हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन को समराइज करते हैं एंड उसको बैठकर इंटरप्रेट करते हैं, एनालाइज करते हैं कि कैसा परफॉर्म किया अल्टीमेटली। किन चीजों को करते हैं ये? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को, है ना? इनको बैठकर हम एनालाइज करते हैं, समझते हैं, सोचते हैं, किस में? इन टर्म्स ऑफ मनी। बस। एंड ये चीजें क्या है, आपको और आगे बढ़ने का एक 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 रास्ता दिखाती है कि हाँ इस साल हमसे ये गलतियां हुई तो मुझे शायद थोड़ा सा कम प्रॉफिट हुआ है इस साल, अगले साल हम प्रॉफिट बढ़ाने के लिए ये चीजें कर सकते हैं। डिसीजंस लेने में हेल्प होती है आपको आगे। समझ आई बात? ये आपको याद हो जाएगा अगर एक बार आप अच्छी तरीके से ये कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लोगे तो। अच्छा, वैसे मैं एक चीज यहाँ पर देख रही थी, आप चाहो तो इसमें एक लाइन और ऐड कर सकते हो, चाहो तो कर सकते हो, चाहो तो नहीं, क्योंकि अकाउंटिंग की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, आपको कई सारी डेफिनेशंस मिल जाएंगी। बट आपके लिए और इजी रहेगा समझना अगर आप इसके अलावा एक लाइन ऐड कर लो, इन टर्म्स ऑफ मनी एंड कम्युनिकेटिंग। क्योंकि हमारा अल्टीमेट एम क्या है कि जो लोग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का इंतजार कर रहे हैं उन्हें हम कम्युनिकेट कर दें, वो कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। किसको? टू द यूजर्स, टू द यूजर्स, जिससे कि वो क्या कर सके? फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये थोड़ा सा हौश पौश हो गया यहाँ पे, फॉर डिसीजन मेकिंग। नाउ दिस मेक्स इट इजियर। ठीक है, ये आपके लिए और आसान हो जाता है समझना, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स इन टर्म्स ऑफ मनी। क्यों? ताकि आप कम्युनिकेट कर सको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स फॉर डिसीजन मेकिंग, जिससे कि वो डिसीजंस ले पाए। ओके, अब हम लोग फाइनली ये निमोनिक कवर कर लेते हैं। ठीक है, निमोनिक में क्या है देखो, 7 स्टेप्स है। आप ऐसा इमेजिन करो, अगर आप किसी डॉक्टर के क्लिनिक में जाते हो, आपको हल्का सा फीवर है, आप किसी डॉक्टर के क्लिनिक में जाते हो, सबसे पहले क्या होगा? डॉक्टर आएगा,
आइडेंटिफाई करेगा, आपके माथे पर हाथ रख के चेक करेगा मैन्युअली पहले तो कि आपको फीवर वगैरह लग रहा है कि नहीं। इसको आप ऐसे याद करते चलो, मैनुअल टेम्परेचर चेक से सबसे पहले आके आइडेंटिफाई किया कि बुखार है भी या नहीं। सेकंड स्टेप में अगर उसको लगता है कि हाँ है, तो उसने थर्मामीटर लगाया मुंह में एंड बोला कि ये मेजर करा कि कितना है, अगर फीवर है तो कितना है, थर्मामीटर से चेक करा। ठीक, आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ फीवर है, मेजर किया कितना है, रिकॉर्ड कर लिया। अपने प्रिस्क्रिप्शन में वो रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है, उन्होंने टेम्परेचर जो है आपका अपने प्रिस्क्रिप्शन में रिकॉर्ड भी कर लिया भाई। थर्ड स्टेप भी हो गया। स्टोरी फॉर्म में लिखते रहोगे ना, आपको जो याद होंगे निमोनिक्स, मुझे तो ऐसे ही ज्यादा याद होते हैं स्टोरी फॉर्म वाले। चलो फोर्थ पॉइंट है क्लासिफाई करना। अब वो बैठ के क्लासिफाई करेंगे कि हाँ ये आपको वायरल इन्फेक्शन से हुआ है, या आपको कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस था इन दिनों इसलिए आपको हल्का सा फीवर होने लगा है, या आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कुछ भी है जो भी है वो क्लासिफाई करेंगे चीजों को। ठीक है, कि अगर ये है तो इसकी क्या दवा होगी, ये है तो इसकी क्या दवा होगी, क्लासिफिकेशन किया। फाइनली समराइज किया कि आप कितने दिन में ठीक हो जाओगे और मेडिसिन लिख दी आपको, समराइज करके ये दे दिया, बैक स्टोरी नहीं समझाई कि हाँ ऐसे ऐसे ये मेडिसिन बनी थी, ऐसे ऐसे ये आपको असर करेगी, ये सब कुछ नहीं बताया। समराइज करके दे दिया, इतने दिन में आप ठीक हो जाओगे, ये लो दवा, चुपचाप निकलो यहाँ से। तो अभी तक 5 स्टेप समझ में आए होंगे। समराइज करके आपके प्रिस्क्रिप्शन में लिख दिया। फिर मान लो अब 6 स्टेप में देखो भाई, स्टोरी तो ऐसी ही बनानी पड़ती है। एनालाइज करने बैठे कि आपको इस मेडिसिन का जो लिखा है, आपसे पूछा उन्होंने कि आपको कोई इसका साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ है पास्ट में, आपने कभी पहले खाई है ये, और आप 3 दिन बाद वापस आना। ठीक है, एनालिसिस करके इन्होंने ये चीजें बताई कि 3 दिन में आपको असर दिखने लगेगा दवा का, आप फिर से आकर चेकअप करा लेना एक बार। ये एनालाइज करके उन्होंने आपको लिखा उसमें प्रिस्क्रिप्शन में। ठीक, अच्छा, और फाइनली आपको कम्युनिकेट कर दिया, कैसे प्रिस्क्रिप्शन आपके हाथ में पकड़ा दिया एंड आपको सारी चीजें समराइज वे में बता दी पेशेंट को, आपको। ठीक, तो आपको ये हॉस्पिटल वाले से, सॉरी क्लिनिक वाले से सब समझ में आ गया होगा। पहले आइडेंटिफाई किया, फिर मेजर किया थर्मोमीटर से, रिकॉर्डिंग करा यानी कि जैसे जर्नल में हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं वैसे, फिर क्लासिफाई किया इंडिविजुअल लेजर अकाउंट्स में, मैंने समझाया था, समराइज किया प्रिस्क्रिप्शन में लिख दिया। समराइज किया कैसे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाकर समराइज करते हैं। एनालाइज करा कि आखिर परफॉर्मेंस थी कैसी हमारी। वैसे ही इन्होंने एनालाइज किया आपका इस मेडिसिन का साइड इफेक्ट वगैरह तो नहीं है, 3 दिन बाद आके वापस मिलना, एंड कम्युनिकेट कर दिया, आपको प्रिस्क्रिप्शन पकड़ा दिया। अब आप अपना डिसीजन ले सकते हो, आपको 3 दिन बाद आना है नहीं आना है, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, सब डिसाइड कर लो अपने हिसाब से। बस यही है, एक प्यारा सा निमोनिक मैंने आपको दिया था। ठीक है, अगर आपको ये सब पसंद आया हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया, आप मुझसे फर्दर क्लासेस लेना चाहते हो क्लास 11th या क्लास 12th अकाउंटेंसी के, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू shrejal@gmail.com। दिस इज माई ईमेल आईडी, आप यहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, आप इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा अच्छा कंटेंट आपको मिलने वाला है आने वाले कुछ टाइम में। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग को कवर करेंगे। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।